नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज हम मध्य प्रदेश टेट एग्ज़ाम के जो पेपर हो रहे हैं उसके एनालिसिस के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम 5 मार्च से 13 मार्च के आए हुए सभी शिफ्ट के क्वेश्चनों का कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और आई हैव क्वालिफाइड यूपी टेट एंड सी टेट। ये क्वेश्चन जो भी होंगे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उसी के हिसाब से एनालिसिस किए जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसलिए पेपर लाना मुश्किल है, क्वेश्चन आ पाना मुश्किल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो कौटिल्य हैं। कितने पुराण होते हैं? तो 18 पुराण होते हैं। रामायण के में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 24,000 श्लोक हैं। तो रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। आदि काव्य किसे कहा गया? तो महाभारत को। आदि कवि किसे कहा गया? तो वाल्मीकि को। रामायण में कांड की संख्या 7 कांड होते हैं। चरित्र का निर्माण होता है इच्छा शक्ति और व्यवहार नैतिकता पर आधारित होता है। फिर बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप व्यवहार करना। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते? तो उन्हें राष्ट्रीय नायकों को परिचित कराकर, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब नायकों के बारे में परिचित कराकर किया जा सकता है। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार होगी कि बच्चे चरित्र निर्माण में सहायक मिले, यानी क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा होने से भी बच्चे को अच्छी गतिविधि सीखने का मौका मिलेगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति को मूल रूप से विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी प्राइमरी क्लासों में खेल विधि द्वारा या मॉन्टेसरी विधि द्वारा ये बच्चों को ज़्यादा सिखाया जा सकता है। 6 से 11 वर्ग के छात्रों की आवश्यकता होती है कि कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण को सीखने में स्वायत्तता की क्रिया पर आधारित अंतःक्रिया में अधिकता की मन, यानी जो क्लास 6 to 11 की क्लास होती है उसमें बच्चों को सीखने का ज़्यादा मौका मिले और बच्चे बोल पाएँ। ऐसी क्लासों में बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं। संख्यात्मक विकास में बंद के अनुक्रम मस्तिष्क शारीरिक संरचना को मूलभूत स्वभाव पर निर्धारित करता है, मुख्यतः आनुवंशिक निर्धारित विकास प्रक्रिया जो परिपक्वता पर डिपेंड करती है। वंशानुगत कारक बच्चे के गर्भाधान के समय अपना प्रभाव शुरू करते हैं। बच्चे संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों को जोड़े होते हैं 23। व्यक्तित्व में एक दूसरे से भिन्नता क्या होती है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनहोनी क्रिया का कारण। सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। सूजन शास्त्र के पिता गाल्टन। प्रमुख प्रयोगों के बारे में बात करें, स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था। उसके बाद पावलाक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कुत्ते पर किया था। और जैसे कि स्किनर ने चूहा कबूतर पर, पावलाक कुत्ते पर, कोहलर ने अपना अनुप्रयोग किया किस पर किया था? तो वनमानुष पर। वनमानुष का नाम क्या था? तो चिंपैंजी नामक वनमानुष पर उसने प्रयोग किया था। उसके बाद थंडनेक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो बिल्ली पर किया। तो थंडनेक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। तो इस तरह से एक बार रिपीट करते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पर किया, पावलाक ने कुत्ता पे किया और कोहलर ने वनमानुष जिसका नाम चिंपैंजी था और थंडनेक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। प्रमुख पुस्तकें की बात करें तो प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी? द बियॉन्ड ईयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो स्किनर की पुस्तक थी। रेस्पेक्टिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मेल, तो इसकी पुस्तक कौन से? टॉलमैन थे और इनकी पुस्तक है। उसके बाद नो प्रिंसिपल विथ वियर इज द हल की बुक थी।
अधिगमन के सिद्धांत। तो अधिगमन का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, और सीखने के सिद्धांत किसने कौन दिया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। उसके बाद प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया। जीन अधिगमन का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कावलाक ने दिया। ठीक। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्नडाइक ने दिया। सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। सामाजिक अधिगमन अनुक्रिया का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। अतिक्रमण सोपान का सिद्धांत गेने ने दिया। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर, प्रबलन का सिद्धांत हल, जीन अधिगमन प्रक्रिया का सिद्धांत टॉलमैन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलाक, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थर्नडाइक, सूझ का सिद्धांत बुक कोहलर ने, सामाजिक अधिगमन सिद्धांत बंडूरा, अतिक्रमण सोपान का सिद्धांत गेने। बाल मनोविज्ञान। तो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो शैशव अवस्था शैशव अवस्था होती है 0 से 6 वर्ष। शैशव अवस्था कितने साल होती है? तो 0 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष। उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। उसके बाद सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये शैशव काल से ही शुरू होती है। उसके बाद नवजात शिशु का कद कितने सेंटीमीटर होता है? तो 51 सेंटीमीटर होता है। नवजात शिशु का भार होता है तो 8 पाउंड होता है। सबसे तेज शरीर का विकास से संबंध है, तो ये। उसके बाद दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। नवजात में हड्डियों की संख्या होती है 270। विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। गर्भाकाल का समय 280 दिन। बालक का प्रथम पाठशाला परिवार। तो बालक का प्रथम पाठशाला होता है परिवार। किंडरगार्टन प्रोवेल ने दिया था। उसके बाद स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशव काल में। स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशव काल में। स्वकेंद्रित अवस्था शैशव काल में होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल होता है 7 से 11 वर्ष। मनोवैज्ञानिक या तो आधार पर बालक को विद्यालय भेजना चाहिए 5 वर्ष। मनोवैज्ञानिक आधार पर बालक को 5 वर्ष की अवस्था पे विद्यालय भेजना चाहिए। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 500 ग्राम। तो जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होना चाहिए? 500 ग्राम। वेट कितना होना चाहिए? 3.5 ग्राम। हाइट कितनी होनी चाहिए? तो 51 सेंटीमीटर। टोटल वेट 350 ग्राम, 3 kg 3.5 kg। उसके बाद वेट मस्तिष्क का भार 250 ग्राम, हाइट 51 सेंटीमीटर। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा शब्द को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मोटिवेशन। किस कार्य को करने का बोध होता है? तो किसी कार्य को करने का बोध क्या होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अतिक्रमण का सर्वश्रेष्ठ अभिप्रेरण क्या है? तो स्किनर। इस बात को किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। योग्यता अभिप्रेरणा निष्पत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल। 14 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। फ्लैट के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ हैं ई, रोजे और थंडर्स। नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्यात्मक और बाहरी दबाव के कारण होता है। सकारात्मक प्रेरणा से बालक अपनी इच्छाओं को कार्य करते हैं तथा कार्य करने से प्राप्त करता है सुख और संतोष। अभिप्रेरक का नाम होता है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरक। दो खंड का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। 3 खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने भी दिया। उसके बाद बहुकारक सिद्धांत तो थर्नडाइक ने दिया। बहुकारक सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया। उसके बाद समूहकारक सिद्धांत तो कस्टम ने दिया। उसके बाद तरल ठोस सिद्धांत कैटल। तरल ठोस यानी क्रिस्टल सिद्धांत किसे? मतलब कैटल। बाह्य वृद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। संज्ञात्मक विकास मॉडल जीन पियाजे।
और जीन पियाजे ने सबसे अधिक बुक 31 बुक लिखा है। उसके अलावा जन्मजात अभिप्रेरक, भूख प्यास, निद्रा। जो जन्मजात अभिप्रेरक हैं वो भूख प्यास और निद्रा है। बाह्य बिक्री रखा मनुष्य के सामाजिक और पर्यावरणीय अभिप्रेरक हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते रहने का तात्पर्य मनुष्य को सामाजिक और पर्यावरणीय अभिप्रेरक है। अंतर अभिप्रेरण सिद्धांत के अंतर्गत था। आयु प्रेरणा में कितने सिद्धांत हैं? तो 6 हैं। कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक और भूख इत्यादि। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियां 14 बताई गई हैं और इसको किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। कार्य प्रारंभ करने और जारी रखने के नियमित करने की प्रक्रिया होती है अभिप्रेरणा। उसके बाद शारीरिक अवस्था के मसलों को अभिप्रेरणा सिद्धांत को कौन सा अवस्था रहे? तो प्रथम अवस्था। तो मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं, इसको दिए थे मैकडूगल ने। और जैसे मूल प्रवृत्तियाँ होती है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, भूख इत्यादि। मनोवैज्ञानिक से अभिप्रेरणा का अभिप्राय है आंतरिक उत्तेजना। उसके बाद अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द आवश्यकता है। प्रेरक के अंतर्गत आते हैं प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपक, आवश्यकता। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधि कितनी है? तो 10 होती हैं। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नकल को कहते हैं अनुकरण। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या कहा है? यंत्र कहा है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को यंत्र कहा है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य दांत किसने परिभाषित किया? तो फ्रेडरिक ने। अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को दिया कि स्किनर ने। किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। अभिप्रेरणा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया स्किनर ने। जन्मजात प्रेरक नहीं है मध्य भाग। उद्दीपक की ओर क्या कहते हैं? प्रोत्साहन। प्रेरक के अंतर्गत आते हैं प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपक, काल। स्वाभाविक प्रेरक हैं खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा। मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं क्रोध, भय, दुख, शांत आदि। स्वाभाविक प्रेरक हैं खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा। कृत्रिम प्रेरक हैं दंड, प्रशंसा, पुरस्कार इत्यादि। अब आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी के पुस्तक और उनके लेखक। तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। महाभारत वेदव्यास। अर्थशास्त्र के चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। उसके बाद महाभाग्य के तो पतंजलि हैं। उसके बाद बुद्ध चरित्र के अश्वघोष। कामसूत्र के वात्सायन। मेघदूत कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। देवकी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त के कौन है? तो विशाखा दत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि। अब आते हैं विष्णु शर्मा की कौन सी रचना है? तो पंचतंत्र। कथा सरित सागर सोमदेव। राम वध पार्ट 1। हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। कादंबरी को किसने लिखा है? तो वो भी बाणभट्ट ने लिखा है। तो हर्षचरित और कादंबरी दोनों बाणभट्ट ने लिखा है। मालती माधव भवभूति। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। कर्पूर मंजरी राजशेखर। तो फिर से रिपीट करते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर सोमदेव। रावण वध हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट। मालती माधव भवभूति। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। कर्पूर मंजरी राजशेखर। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी का विश्व में स्थान है 3रा नंबर। तो विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। उसके अलावा जैसे गुरुमुखी लिपि है। सूरदास की काव्य की भाषा है तो ब्रजभाषा है। और सूरदास ब्रजभाषा कहाँ पर फेमस है? तो मथुरा के आसपास फेमस है।
हिंदी संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो 343, और 343 से 351 तक संविधान में भाषाओं के बारे में बात की गई है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को संविधान 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और संविधान के लिए अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची। और संविधान के लिए आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, सूरदास काव्य ब्रज भाषा, हिंदी में अनुच्छेद 343 में, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 351। हिंदी संविधान में कौन से भाग में है? तो 17वें भाग में है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। हिंदी भाषा साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य प्रारंभ भारतेंदु युग, हिंदू साहित्य के प्रारंभ भारतेंदु युग ने किया था। रीति संप्रदाय के संपादक आचार्य वामन। हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। पृथ्वीराज रासो आदि काव्य। आंचलिक रचनाएं किस क्षेत्र में आती हैं? तो इस क्षेत्र विशेष में आती हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी कौन है? तो इंदुमती है। हिंदी में सर्वोत्तम प्रकाशित पत्र का नाम उद्दंड मार्तंड है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। सबसे पहले आत्मकथा लिखी राजेंद्र प्रसाद। रामचरितमानस में रस शांत होता है। तो रामचरितमानस में कौन सा रस होता है? तो शांत रस होता है। रीति संप्रदाय के संपादक आचार्य वामन। हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। पृथ्वीराज रासो आदि काल। आंचलिक रचनाएं किस क्षेत्र में होती हैं? क्षेत्र विशेष में। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। उद्दंड मार्तंड हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। सबसे पहले आत्मकथा लिखी राजेंद्र प्रसाद ने। रामचरितमानस शांत रस। मीरा ने किस भाव में कृष्ण की उपासना की माधुरी भाव कहते हैं? एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती। हिंदी के सर्वाधिक नाटककार जयशंकर प्रसाद। कल आधार जयशंकर प्रसाद। चंपू गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण को क्या कहते हैं? तो चंपू कहते हैं। जहाँ गद्य और पद्य दोनों रचनाओं का मिश्रण है उसे चंपू काव्य कहते हैं, चंपू कहते हैं। पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है, किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। गुरु का नाम रामानंद है। बिहारी ने दोहा लिखा। हिंदी के आदि कवि स्वयंभू। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो स्वयंभू है। स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर। ब्रज भाषा की सर्वोत्तम रचना सूरदास की रही हैं। हिंदी के पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती कर रहा है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, और उन्होंने क्या खोजा था? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सीवी रमन इफेक्ट खोज की थी। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले लिटरेचर में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाए थे। स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था में नोबेल प्राइज कौन देता है? तो नोबेल का स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्ण देवी। रमन मैग्से पुरस्कार कौन से कंट्री से दिया जाता है? तो फिलीपींस से। और वहाँ के रमन मैग्से कौन थे? तो रमन मैग्से फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे और उनके नाम पर दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज नाम से भी जाना जाता है। पुलिंजर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट नोबेल स्वीडन में। अमर्त्य सेन 1998 में। रविन्द्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार 1913 में। रमन मैग्से अवार्ड सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। तानसेन सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है।
व्यास सम्मान पुरस्कार किससे है? तो साहित्य से रिलेटेड करता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की सर्वोत्तम प्राप्त किया सुमित्रा नंदन पंत ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने का किया सुमित्रा नंदन पंत ने। सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन ने। स्वर संधि में 5 प्रकार की होती हैं। समास कितने होते हैं? 6। कारक कितने होते हैं? 8। वचन हिंदी में कितने होते हैं? 2। लिंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के कौन से आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? तो 343 नंबर के आर्टिकल में। और संचारी भाव कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। अब आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हिम तरंगिणी रचना पर 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला नहीं है, होशंगाबाद से पाए। और होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम नाम कर दिया गया है। उसके बाद वृक्ष चरण साहित्य देव इनकी रचनाएं थी। पुष्प की अभिलाषा इनकी रचनाएं थी और देवता थी। वृक्ष चरण साहित्य, देवता, पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद के रहने वाले थे। 1955 में हिम तरंगिणी पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए थे। रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, छंद गीत, इतिहास के आंसू। परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, छंद गीत और इतिहास के आंसू रामधारी सिंह दिनकर की ये रचनाएं हैं। उसके बाद कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराई या वा पाए बौराए। तो कनक में कौन सा, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में यमक अलंकार है, क्योंकि दोनों 2 बार रिपीट होता है। जैसे 2-4 में रिपीटेशन होता है और उसके बाद उनका दोनों का अर्थ डिफरेंस होता है, तो ऐसे को यमक अलंकार कहते हैं। और एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो उस अलंकार को क्या कहते हैं? उस अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। उसके बाद भूतकाल में क्या होता है? संभाव्य, वह व्यक्ति जो नियामक प्रिय था। चंद्रलेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। और अनाम दास का पोथक भी किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में इन्होंने पद्मावत की रचना की। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह ने लिखा। 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो काला और बूढ़ा चांद को 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसे चित्र, ये तीनों रचना किसकी है? तो भगवती चरण मिश्र की है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसे चित्र और भगवती चरण वर्मा की ये तीनों रचनाएं हैं। व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। रामविलास शर्मा भारत के प्राचीन भाषा परिवार के हैं। यह हिंदी सम्मान, इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद 1994 में धर्मवीर भारती को दिया गया। यह प्रयागराज इलाहाबाद के हैं। इन्होंने गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, अंधा युग नाटक, कानपिया, ठंडा लोहा, 7 गीत, पहिया 2 और ये गली का आखिरी मकान इनकी रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। तो व्यास सम्मान क्या है? तो व्यास सम्मान जो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये रामविलास शर्मा को प्राचीन भाषा परिवार के रूप में के यहाँ से दिया जाता है और यह हिंदी सम्मान है। उसके अलावा इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सर्वप्रथम 1994 में हिंदी के महान
धर्मवीर भारती जी को दिया गया और ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, कुमार रासो दलपति विजय, बिसलदेव रासो नरपति नाल, उसका कबीर की भाषा सदुकड़ी। और कबीर की भाषा सदुकड़ी किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। बाणी के डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणी के डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ के थे? तो बलिया डिस्ट्रिक्ट के थे। सूरदास के अष्टछाप का जहाज का, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। उसके बाद बीड़ा, साखी, बीजक जो कि साखी शब्द रमैनी, इन तीन चीज़ों को मिलकर बना है। इसकी किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है। हंसावली, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास राहगीर सूरदास होता है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। रामचंद्रिका केशवदास। रसिक प्रिया सोदास। रसविलास चिंतामणि। बिहारी सत्सई बिहारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। राजा हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नील नगरी अंधेर नगरी। पत्रिका बालबोनी। थैंक यू so much for watching this video.